सेट भी होता है। यस, मैं हनुमान सिंह येतावत आज PhD ऑनर्स पार्ट सेकंड विषय स्टैटिस्टिकल मेथड और जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से परिचय। सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है। वस्तु स्थिति को यदि अपन संख्या के रूप में अभिव्यक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी जानकारी अपन संख्या के रूप में लाना चाहते हैं अपने को इस विषय की मदद लेनी पड़ेगी। यह विषय संख्याओं से जुड़ा हुआ विषय है। संख्याओं से जुड़ा हुआ विषय जब मैं बोलता हूँ तब आप इसको गणित से कन्फ्यूजन नहीं करना है। गणित तो मूल ब्रांच है जिसका उपयोग अपन जब इन आंकड़ों के ऊपर करते हैं तो एक नया सब्जेक्ट सामने आता है जिसको अपन स्टैटिस्टिक्स नाम देते हैं। जैसा मैंने बताया संख्याओं से जुड़ा हुआ है। वस्तु स्थिति की जानकारी जिस समय से भी ली जाने लगी, अगर अपन इतिहास की बात करें तो सबसे पहले राजा वस्तु स्थिति की जानकारी संख्याओं के रूप में एकत्रित करते थे। तो उस समय इसको साइंस ऑफ किंग भी कहते थे या साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट भी करते थे। कारण क्या है कि ये उन्हीं के उपयोग की थी। वो अपने यहाँ पर कितनी जनसंख्या है, अपने यहाँ पर कितनी ज़मीन है, वो अपने उद्देश्य के लिए, ताकि अगर सेना में भर्ती कराना है तो किस प्रकार से अपन आंकड़े इकट्ठे करके और वस्तु स्थिति की जानकारी को रखते थे। इससे वह आय का आकलन भी कर लेते थे। तो यह उस समय राजाओं के उपयोग का विषय था। धीरे धीरे अन्य ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी संख्याओं से उचित निष्कर्ष निकालने के लिए इस विषय का उपयोग किया जाने लगा। और जिसमें अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में खगोल शास्त्री, इसमें ट्राइकोबोले और केपलर थे, इन्होंने ग्रह की स्थिति, उनकी गति और ग्रहण के बारे में उन्होंने संख्यात्मक तथ्य का संकलन किया था। अगर अपन इससे आगे जाते हैं 17वीं शताब्दी में तो जीवन मरण के आंकड़े सर्वप्रथम एकत्रित किए जाने लगे। और क्योंकि जीवन मरण के आंकड़ों के आधार पर भी आज के समय में जो अपन जीवन बीमा की बात करते हैं वह सामने आया है। और 18वीं शताब्दी की अगर अपन बात करें तो उस समय यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, नए नए लोग बहुत धनवान बन गए थे, तो उनको जुआ खेलने की आदत थी। जुओं में हार और जीत की संभावना कितनी है, इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े गणितज्ञ थे जिसमें फॉर्मेट और पास्कल इत्यादि थे, जिनको पैसे देके जुए में हार की संभावना ज्ञात करने की उनको काम दे दिया। तो उन्होंने यह काम बखूबी निभाया और एक सांख्यिकी की नई ब्रांच जिसको अपन प्रायिकता के सिद्धांत भी कहते हैं या थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, तो उनकी नींव उस समय रखी गई। बाद वाले बहुत सारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने उसमें सुधार किया, जिसमें लाप्लेस, गॉस, डैनियल इत्यादि। इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो संख्याओं से जुड़ी हुई यदि कोई भी जानकारी प्राप्त करना है, अपने को एक विषय की मदद लेनी पड़ेगी जिसको अपन सांख्यिकी कहेंगे। आपके कृषि में भी यदि आपको कहीं भी कोई किसी नियम की सत्यता की परीक्षण करना है तो आपको सांख्यिकी की मदद लेनी पड़ेगी। आपने अपनी सेकेंड ईयर की पिछली क्लास के अंदर आपने मेंडल के बारे में भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि यदि क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में जो अनुपात मिलेगा विभिन्न पौधों का तो वह इसी अनुपात में मिलेगा। क्या उन्होंने जो नियम प्रतिपादित किया है वह सही है या गलत, इस बात की सत्यता का परीक्षण भी अपन सांख्यिकी की सहायता से करेंगे। तो सांख्यिकी का उपयोग आपके जीवन में आगे, इवन आप MSc करेंगे या हायर स्टडी करेंगे, बहुत ही आवश्यक है। वस्तु स्थिति को अपन तथ्यों के रूप में एकत्रित करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से जिस विषय की आपको मदद लेनी पड़ेगी वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वह सांख्यिकी है। तो यह मोटे रूप में मैंने आपको परिचय दिया कि वस्तु स्थिति को यदि अपन संख्याओं के रूप में अभिव्यक्ति करते हैं तो हमें जिस विषय की मदद लेनी पड़ेगी वह विषय सांख्यिकी होगा। हाँ, गणितीय विधियों का प्रयोग करके अपन एक नया विषय सामने आया है, वह सांख्यिकी है। मोटे रूप में अभी मैं इस स्थिति में आपको मैं बता सकता हूँ। उसके बाद में यदि अपन बात करें सांख्यिकी शब्द की, देखिए सांख्यिकी शब्द दो प्रकार से उपयोग हो सकता है। एक को अपन एक वचन के रूप में उपयोग करते हैं। जब सांख्यिकी का उपयोग अपन एक वचन के रूप में करेंगे तो यह हमेशा सांख्यिकी विषय के बारे में होगा। और सांख्यिकी का प्रयोग यदि अपन बहुवचन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब समांक या आंकड़े या डाटा, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, उसके रूप में। समांक, आंकड़े और डाटा सांख्यिकी की नींव है। तीसरा, अगर अपन सांख्यिकी थ्योरी की बात करते हैं,
इसका मतलब अपन उन तरीकों की खोजना जिनकी सहायता से अपन तथ्यों का संकलन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण करने के बाद में जो निष्कर्ष अपन निकालते हैं। तो यह बात है। अब परिभाषा को अपन बहुत लंबा समय हुआ जब से सांख्यिकी शुरू हुई। सर्वप्रथम इसका नामकरण करने वाला व्यक्ति 1749 ईस्वी में गॉटफ्रेड एक्केनवेल था। इसीलिए अपन उस समय इसको इस समय भी फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत सारे समय में ये पता फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कौन है, तो अपने को आर.ए. फिशर का नाम याद रखना है। तो यह अपन ने शब्द की बात करी। यहाँ परिभाषाएं, क्योंकि बहुत लंबा समय हुआ, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अपन सभी परिभाषा नहीं लेते हैं। समझने के लिए केवल 2 परिभाषा लेते हैं। एक तो विषय की परिभाषा, जो अपने सिलेबस में जो नाम भी दिया हुआ था पहले, सेलिंगमैन ने विषय की परिभाषा दी है सांख्यिकी में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing, interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of information। यह कह रहा है कि यह विषय ऐसा है कि जो ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर भी आपको तथ्यों का संकलन संख्या के रूप में करना पड़ेगा, आपको मदद लेनी पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स की। अब कौन कौन से तरीके आपको, जो इसमें नाम गिना है, सबसे पहले इसने कहा है कि संख्याओं को एकत्रित करने के तरीके क्या हैं। क्योंकि संख्याएं जो संख्या अपन एकत्रित करते हैं वो इतने विस्तृत रूप में होती है कि उससे यदि अपन कोई निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो वह असंभव है। ऐसी स्थिति में अपने को संख्याओं को छोटा करना पड़ेगा और संख्याओं को छोटा करने की प्रक्रिया ही आपकी क्लासिफिकेशन कहलाती है। उसके बाद में जो क्लासिफाइड डेटा है उनको अपन प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंट करें, जिसको अपन देख के और आसानी से समझ सकते हैं। तुलना करना चाहें अपन 2 समूहों की तो भी अपन इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद में आखिरी जिसके कारण अपन सब इन तथ्यों का संकलन कर रहे हैं, उनका अर्थ क्या है, इसको शब्दों में यदि अपन अभिव्यक्त करते हैं तो यह आपका इंटरप्रिटेशन कहलाता है। कि यह विषय की परिभाषा किसी भी विषय में काम आ सकता है। इसमें यह विषय सभी विषयों में काम आ सकता है, चाहे आप विज्ञान के नियम हैं और चाहे अर्थशास्त्र के नियम हैं। आप परिचित हैं, आपने पूर्व क्लास में मांग का नियम और आपूर्ति का नियम पढ़ा। उस नियम की यदि अपन वास्तविक स्थिति में सत्यता का परीक्षण करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपने को आंकड़ों से काम करना पड़ेगा और आंकड़ों से जैसे ही अपना जुड़ा होगा, अपन जिस विषय के पास जाएंगे उसको अपन सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। नंबर 2, एक परिभाषा जो मूल ढांचा जिसपे सांख्यिकी का आधारित है वह समन की परिभाषा है और यह परिभाषा और इस परिभाषा के आधार पर अपन समंक में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, कौन सी संख्याओं का समूह समंक कहलाएगा, ये विशेषता होना आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी अगर विशेषता नहीं है तो यह संख्याओं का समूह समंक नहीं कहलाएगा। और समंक कहलाने के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए और स्टैटिस्टिक्स ने ये बताया। उन्होंने क्या परिभाषा दी है, पहले मैं आपको बताता हूँ। बाई स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other। देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वह आपका पहली विशेषता आप कह सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है, समंक क्या है, बहुवचन में जब अपन काम लेंगे तो ये समंक है। समंक क्या है? तथ्यों के समूह होते हैं। इस विशेषता को यहाँ पर अपन सबसे पहले समंक में विशेषता क्या होनी चाहिए? समंक हमेशा तथ्यों के समूह होंगे। एक तथ्य कभी भी सांख्यिकी के अध्ययन में नहीं आएगा। यह बात आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक तथ्य को यदि अपन संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं तो यह कभी भी सांख्यिकी के अंदर नहीं आता है, इसके विषय के अध्ययन के अंदर नहीं आता है। और इस विषय के अध्ययन में आने के लिए सबसे पहला है तथ्यों के समूह होना आवश्यक है। पहली शर्त। और दूसरी शर्त है जो इस स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा में दी है कि समंक संख्या के रूप में व्यक्त होते हैं। देखिए, जो तथ्य आपने समूह के रूप में एकत्रित किए हैं, इन तथ्यों को आपको संख्या के रूप में अभिव्यक्त करना पड़ेगा। तीसरा विशेषता और स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा के अनुसार जो आगे दिया हुआ है, मुझे अपन बता सकते हैं समंक अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। देखिए, जो अपन समंक
संख्या एकत्रित कर रहे हैं उनमें हमेशा अंतर पाया जाता है, और अंतर यह अनेक कारणों से हो सकता है। यदि आप जो तथ्य है आपके पास में तथ्यों का समूह है, यदि सभी तथ्य अगर एक ही संख्या प्रदान करते हैं तो वह भी सांख्यिकी के अंदर अध्ययन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि सांख्यिकी में हमेशा अंतर होगा, और अंतर होने के कारण अनेक हो सकते हैं। अब जो अपन संख्या में तथ्य व्यक्त करते हैं, यह संख्यात्मक तथ्य जो व्यक्त करने के तरीके हो सकते हैं। एक तो अपन गणना कर सकते हैं, और एक अपन माप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर बहुत समय लग रहा है गणना में और माप करने में बहुत समय लग रहा है, यदि अपन शीघ्रतापूर्वक कोई निष्कर्ष वही निकालना चाहते हैं तो अपन एक छोटा समूह ले लेते हैं, और उस समूह के आधार पर अपन संपूर्ण समूह के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यह अनुमान कहलाता है, क्योंकि अपन ने वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं किया है, अपन ने एक छोटा समूह लिया है। तो समग्र गणना और अनुमान के द्वारा एकत्रित किए जा सकते हैं। देखिए, जो भी आप संख्याएं एकत्रित कर रहे हैं, तथ्यों को संख्या के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, यथा उचित, जितनी उचित है उतनी शुद्धता उनके माप में होनी चाहिए। यदि आप बाल या छोटा माप ले रहे हैं तो आपको सेंटीमीटर मिलीमीटर तक की बिल्कुल सही माप होना चाहिए। यदि आप दूरी के माप कर रहे हैं जिसमें किलोमीटर आते हैं तो कुछ मीटर तक आप छोड़ सकते हैं। यदि आप बहुत लंबी दूरी सूरज चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कर रहे हैं, इसमें कई प्रकाश वर्ष आप कई किलोमीटर आप छोड़ सकते हैं, कई प्रकाश वर्ष छोड़ सकते हैं। तो जैसा आपका अध्ययन है उसी के अनुसार गणना में या माप में शुद्धता होनी चाहिए, तब समूह कहलाएगा। इसके आगे अब ये सारा जो आप काम करेंगे इसका पहले से उद्देश्य निश्चित होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने संख्या एकत्रित कर ली समूह के रूप में और फिर आप सोचने लगे टेबल पे बैठ के कि हमें इस संख्या से क्या निष्कर्ष निकालना है, तो यह बेमानी है। आप काम क्यों कर रहे हैं यह पहले से बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। आप क्या जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं संख्याओं से। और सातवां अपन विशेषता बता सकते हैं, यह काम जो भी आप कर रहे हैं यह व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपन किसी कॉलेज में लड़कों की ऊंचाई की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं और अपन ने कुछ नहीं घूमने में रजिस्टर लेके चले गए, एक लड़का मिला उसको रोका कि 1 मिनट रुक तेरी हाइट नापता हूँ, ऐसे करके अपन ने, यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि आपको कोई व्यवस्थित तरीका काम में लेना चाहिए। क्लास के प्रत्येक लड़के का नाम और उसके अनुसार एक करके बुलाना चाहिए, ये सही तरीका। मतलब जो भी तरीका आप संकलन के लिए काम में लेंगे यह तरीका व्यवस्थित होना चाहिए और व्यवस्थित नहीं होना चाहिए। आखिरी बिंदु जो संबंध में विशेषता और ने बताइए, यह संबंध आपस में संबंधित होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपने हाथी की लंबाई नाप ली, आपने एक लड़की की लंबाई नाप ली, आपने किसी और जिराफ की लंबाई नाप ली, ऐसे करके आपने संख्याएं इकट्ठी कर ली और फिर आप उनको संबंध पाओगे, यह नहीं है। माप भी एक होना चाहिए, किसी को आपने फीट में नापाओ, किसी को इंच में नापाओ, किसी को मीटर में नापाओ, तो यह आंकड़े परस्पर संबंधित नहीं कहलाएंगे। और संबंध कहलाने के लिए विशेषता होनी चाहिए कि सभी संबंध आपस में संबंधित होने चाहिए।